बिहार चुनाव लगभग दरवाजे पे खड़ा है और चुनाव की गहमागहमी बिहार में बहुत बढ़ गई है। तो चुनाव से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल हमारे पास हैं और इसके लिए आज हमारे साथ प्रशांत किशोर जी हैं, जन स्वराज के संरक्षक हैं और पिछले 2-3 सालों से बिहार में इन्होंने काफ़ी माहौल को गर्म किया हुआ, अगर मैं बोलूँ तो। प्रशांत जी, मैं देख रहा हूँ कि कल से लगातार जब से चुनाव आयोग की टीम बिहार में आई है तो वोटर लिस्ट को लेके काफ़ी हंगामा मचा हुआ है। आरजेडी और जो विपक्षी दल हैं उसका विरोध कर रहे हैं। आपका इस पर क्या मत है? मेरा मत ये है कि चुनाव आयोग ही सर्वे सर्वा है, संविधान के हिसाब से उसी को चुनाव कराना है और चुनाव की प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट हो, फेयर हो, इक्विटेबल हो, सारे स्टेक होल्डर्स की उसमें भागीदारी सहभागिता हो, ये सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी चुनाव आयोग की है। ये राजनीतिक वाद विवाद का मुद्दा नहीं होना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ सालों से धीरे धीरे एक माहौल ऐसा बनता जा रहा है कि चुनाव आयोग पर लोगों की विश्वसनीयता थोड़ी कम होती जा रही है। वो हवा में नहीं है, इसलिए कि कई बार ऐसा दिखता है कि चुनाव आयोग जो कर रहा है उससे सत्ता पक्ष को लाभ मिलता है या मिलता दिखता है। अब ये जो वोटर रोल के रिवीजन का मामला है, ये सामान्य प्रक्रिया नहीं है। 2003 के बाद जैसा मुझे बताया गया है, ये पहली बार इस तरह का स्पेशल ड्राइव लगा करके वोटर रोल को सो कॉल्ड क्लीन किया जा रहा है। अब पेपर पे तो बात ठीक है, वोटर रोल तो क्लीन होना ही चाहिए, कोई गलत व्यक्ति उसमें नहीं होना चाहिए, कोई छूट गया तो उसका नाम जोड़ना चाहिए। लेकिन शक की सुई कहाँ से शुरू होती है? जो पिछले साल चुनाव हुए महाराष्ट्र में और हरियाणा में, वहाँ पर भी इस तरह के मैसिव इलेक्टोरल पोल रिवीजन हुआ और उसके बाद से विपक्षी पार्टियों का, विशेष करके विपक्ष के नेता राहुल गांधी का, कांग्रेस का ये आरोप है, रिटेन में उन्होंने लिखा, बात कही, हर जगह बात उठाया कि इलेक्टोरल रोल में महाराष्ट्र में, हरियाणा में जो चेंज हुआ उसमें सत्तारूढ़ दल भाजपा को फ़ायदा हुआ और लाखों ऐसे नाम जो कि भाजपा के पक्ष में वोट देने वाले लोग नहीं थे, उनका नाम काट दिया गया, ऐसा आरोप है। चुनाव आयोग ने उस आरोप का कोई विश्वसनीय जवाब अभी तक दिया नहीं, उसको खारिज कर दिया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो करना है करें, चुनाव आयोग ही मालिक है। लेकिन द प्रोसेस शुड बी ट्रांसपेरेंट। चुनाव आयोग को, उनके अधिकारियों को एक्सप्लेन करना चाहिए कि अभी जो इलेक्टोरल रोल है इसमें संशोधन का आधार क्या होगा, किन लोगों का नाम आप हटा रहे हैं, जिन लोगों का नाम आप हटाना चाहते हैं उनको अपील करने की या अपनी बात करने की सुविधा होगी कि नहीं होगी। दूसरा, जिन लोगों का नाम आप जोड़ना चाहते हैं कम से कम ये बताइए तो कि भाई वो आदमी क्यों छूट गया था और किस आधार पर उसका नाम जोड़ रहे हैं। और इन सब प्रक्रिया के बाद एक बार फिर से जो रिवाइज्ड इलेक्टोरल रोल हो वो सारे स्टेक होल्डर्स को प्रकाशित किया जाना चाहिए, उसको बताना चाहिए। आप जो बोल रहे हैं प्रशांत, तो बड़ा लंबा प्रक्रिया है और नहीं, लंबा प्रक्रिया नहीं है। यही एग्जैक्टली सवाल जो है तेजस्वी कल उठा रहे थे। तेजस्वी यादव का कहना है कि भाई साहब, हमने जब बिहार में ये कास्ट सेंसस कराया तो 8 महीने लगे हमें, आप 3 महीने में ये सारी प्रक्रिया कैसे कर लेंगे? दो बात है कि पहली बात तो कि तेजस्वी यादव को ये सेंसस और इस तरह का काम कराने का ना अनुभव है, ना बिहार सरकार के पास वो संसाधन है। फिर भी उस समय राजनीतिक लाभ के लिए उन्होंने जातीय जनगणना कराने का काम कोशिश करी। इलेक्शन कमीशन के पास वो रिसोर्स है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन बहुत बड़ी संस्था है, उसके बहुत व्यापक अधिकार हैं, पूरे देश में वो लोग इलेक्शन कराते हैं। तो उनके लिए बिहार में इलेक्टोरल रोल को क्लीन करना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो चाहे तो सैकड़ों अफसर बाहर से लाकर डिप्लॉय कर सकते हैं, जो बिहार सरकार की व्यवस्था के साथ जुड़कर ये काम कर सकता है। समस्या वो नहीं है। समस्या ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन ने इस प्रक्रिया को पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट बनाया है, क्या उन्होंने सारे स्टेक होल्डर को विश्वास में लिया है, क्या उन्होंने पत्रकारों को, मीडिया को ये बताया कि इससे होगा क्या, कौन लोग जुड़ेंगे, कौन लोग हटेंगे, जो लोग हटेंगे उनके पास अपना प्रतिवेदन, अपना आवेदन देने का क्या प्रक्रिया होगा, जिसको जोड़ोगे उसको जोड़ने का आधार क्या होगा। इतनी बात आप बता दीजिए। उसके बाद इलेक्टोरल रोल न तेजस्वी यादव का काम है, न प्रशांत किशोर का काम है, न भाजपाइयों का काम है। इलेक्टोरल रोल रिवीजन चुनाव आयोग का काम है, उसको अपना काम आज़ादी से, स्वतंत्रता से, ट्रांसपेरेंट तरीके से करना चाहिए और हम लोग का विश्वास है कि अगर वो करेगा तो लोकतंत्र उसी से चल रहा है। लोकतंत्र के प्रक्रिया, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। जो प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन फॉलो कर रहा है वो तो आपके सामने है, नहीं है सामने। अभी मैं आपको जो बोलना चाह रहा हूँ, मेरे सवाल को पूरा होने दीजिए। अभी विपक्ष जो है उसके विरोध में खड़ा हो गया है, सत्ता पक्ष बोल रहा है कि नहीं ये ठीक हो रहा है।
जन सुराज इस मुद्दे पे कहाँ खड़ा? मैं बता रहा हूँ, मैं जनसुराज जहाँ खड़ा मैं वो बोल रहा हूँ। हम लोग पक्ष विपक्ष में नहीं खड़े हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि जो प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन कर रही है उसको पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट किया जाए, उसमें जन सहभागिता हो, सारे स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किया जाए, और अभी जो इलेक्टोरल रोल प्रकाशित हुआ है उसमें होने वाले किसी भी परिवर्तन को और उस परिवर्तन के आधार को जनता के बीच में रखा जाए। किसी भी बूथ में, भाई ऑलरेडी इलेक्टोरल रोल रिवीजन हो गया, इलेक्टोरल रोल चुनाव आयोग ने प्रकाशित कर दिया है। अगर फिर से उसमें आप चेंज कर रहे हैं तो हर बूथ वाइज आप बता दीजिए, तेजस्वी यादव को समझ हो ना हो, हम लोग उसको पकड़ पाएंगे कि हर बूथ में आपने क्या बदला। आप वो बता दीजिए कि हर बूथ से आपने क्या नाम पहले रखा था और किसका ऐड किया, किसको डिलीट किया। वो जब प्रक्रिया आप अगर ट्रांसपेरेंट, अभी दिक्कत क्या है कि इलेक्शन कमीशन इन चीज़ों को प्रकाशित करेगा चुनाव के बाद, तो हम लोग को पता कैसे चलेगा। महाराष्ट्र में जो बात उठी कि आपने 30-35 लाख नए नाम जोड़े या कुछ इतने लोगों का नाम हटाया, तो ये बात तो इलेक्शन के बाद अब डिबेट में आई है ना, इलेक्शन से पहले नहीं बताया। तो आपको इलेक्शन से पहले बताना है, तभी तो हम लोग कोई किसी को ऑब्जेक्शन कर पाएंगे। लेकिन देखिए नए नए टेक्नोलॉजी का यूज़ अभी भी हो रहा है। अभी सबसे इंटरेस्टिंग और है, आज उपचुनाव हो रहे हैं स्थानीय निकाय के, और जिसमें ऐप के थ्रू पहली बार देश में बताया गया, पहली बार देश में ऐप के थ्रू वोटिंग होगा। इसका भी विरोध कर रहे हैं विपक्ष, इसका भी विरोध कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी का प्रयोग ये दो धारी तलवार है, खासकर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में। कई लोग समझते हैं कि ईवीएम के आने से बहुत सुविधा हुई है। कई लोगों का आज भी मानना है, सिर्फ देश में ही नहीं पूरी दुनिया में, कि नहीं अगर टेक्नोलॉजी का आप सहारा लेंगे, ईवीएम जैसी टेक्नोलॉजी का सहारा लेंगे तो उससे आपको नुकसान भी हो सकता है, कोई उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। कोई भी प्रक्रिया आप करेंगे वो 100% फुल प्रूफ तो हो नहीं सकता है। पहले बैलेट बॉक्स से होता था, बैलेट पेपर से चुनाव होता था, तो क्या आरजेडी वाले लोग, ये गुंडे बदमाश बूथ नहीं लूटते थे? तब क्या उसमें लोकतंत्र कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता था? भाई लालू जी के ज़माने में बाजाप्ता फर्जी बैलेट पेपर छपता था और नए बक्से जोड़ दिए जाते थे। ये कौन नहीं जानता है बिहार में? ये लोग क्या बात करेंगे? बात इसकी है कि देखिए, प्रक्रिया अपने आप में कुछ सही गलत नहीं है, प्रक्रिया को किस नियत से किया जा रहा है, किस तरीके से किया जा रहा है, उस पर उंगली उठ सकती है। इलेक्टोरल रोल बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, इसमें कहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन वो क्लीन करने की प्रक्रिया क्या है, क्या उसको आप ट्रांसपेरेंट रखे हैं, क्या आपने सबको ऑनलाइन जारी कर दिया, क्या डेली बेसिस पर जो उसमें एडिशन या डिलीशन होगा उसको आप प्रकाशित करेंगे, वो कर दीजिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। प्रशांत जी, अब तो देखिए चुनाव लगभग सर पे खड़ा है। आपने पिछले 3 सालों से बिहार में बहुत मेहनत की है ज़मीन पर, इसमें कोई शक नहीं है, और जिस तरीके से आप सब जगह घूमे, एनडीए और 2 कुनबा तैयार है, तीसरा मोर्चा के रूप में आपको देखा जा रहा है। अगर एनडीए से, जैसे कुछ हलकों में ये बात हो रही थी, अगर एनडीए से आपको बहुत सम्मानजनक सीट दिया जाए तो क्या प्रशांत किशोर या जनसुराज कभी भी उसका पार्ट बन सकती है? 243 से 1 सीट कम नहीं। तो एनडीए 243 तो हमको दे नहीं सकता है। राजद, हम यूपीए वाले 243 तो दे। किसी ने कहा कि चिराग पासवान से आपका गठबंधन होगा कि नहीं? हमने कहाँ गठबंधन होगा? हम तो 243 पर लड़ रहे हैं, तो गठबंधन होगा कहाँ? भाई गठबंधन का कोई सवाल नहीं है, जिसको विलय करना है आके विलय कर ले। तो 243 पर जनसुराज अपने चुनाव चिन्ह स्कूल बैग पर चुनाव लड़ेगा। प्रशांत जिसको आना है आ जाओ, नहीं आना है तो लड़ना है लड़के देख लो। प्रशांत किशोर किस कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ेंगे? अभी ये तय नहीं हुआ है, क्योंकि बाकी प्रशांत किशोर लड़ेंगे, बाकी दूसरे उम्मीदवारों का भी तय नहीं हुआ है। नहीं। तो जब भी ये निर्णय होगा, अभी कल 2 दिन पहले ही पार्टी ने अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई है, उस कमेटी को बैठकर ये निर्णय लेना है कि कौन चुनाव लड़ेगा, नहीं लड़ेगा, कहाँ से लड़ेगा। तो 2-3 दिन में वो। बट आप चुनाव लड़ेंगे ये कंफर्म है ना? नहीं, ये मैं कह नहीं सकता हूं, जो भी कमेटी तय करेगी वो करेगी। अगर कहेंगे कि चुनाव लड़ेगा तो लड़ना है तो मैं लड़ूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले भी मैं कह चुका हूं। ये तो निर्णय हो ही चुका होगा। नहीं हुआ है, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, मैं झूठ बोलता नहीं हूं इन बातों में। अगर चुनाव लड़ने का निर्णय हो गया होता तो मैं बता देता, इसमें मैं डरने की क्या बात है? हम कोई डरते थोड़ी ना है, हम तो सामने डंके चोट पर कह रहे हैं 243 लड़ेंगे, जिसको आके लड़ना है लड़ लो। तो ये कोई छुपने, जो निर्णय हो गया, ये निर्णय नहीं हुआ है, इस पर अभी कई बार चर्चा हो चुकी। कब तक ये निर्णय होना है? अब एग्जीक्यूटिव कमेटी बनी है, मुझे लगता है कि महीने भर में वो निर्णय ले लेंगे, क्योंकि महीने भर में ज़्यादातर सीट पर हम लोग ये भी तय कर लेंगे कि कौन उम्मीदवार होने जा रहा है, तो प्रशांत किशोर का भी तय हो जाएगा। लोग बोल रहे हैं ये कि आप अभी नाम का घोषणा नहीं करेंगे और आप इंतज़ार करेंगे कि
बाकी दोनों खेमों से जिनको टिकट ना मिला और जो मजबूत उम्मीदवार हों उस क्षेत्र में, उन्हीं को प्रशांत किशोर टिकट देंगे। प्रभाकर जी, आप बहुत लंबे समय से यहाँ पत्रकारिता कर रहे हैं, मोटे तौर पर आप लोग फिंगर टिप पर जानते हैं कि कौन किस पार्टी का उम्मीदवार किस क्षेत्र से है। अगर उस सूची में आप एक अपने ऑफिस में बनवा लीजिए, वो सूची जो अभी सो कॉल्ड एनडीए के, भाजपा के, जदयू के, राजद के, कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार के तौर पर प्रयास कर रहे हैं, अगर उसमें से 10 आदमी को भी जनसुराज में टिकट मिल जाएगा तो आप आकर हमारा गला पकड़िएगा और कैमरे पर कहिएगा कि आपने टिकट उनको दिया है। 10 आदमी भी ऐसा नहीं हो सकता है जिसको कि वहां से टिकट न मिले और हमारे यहाँ टिकट मिल जाए, संभव ही नहीं है, क्योंकि उनके टिकट के बंटवारे से पहले ही जनसुराज अपने टिकटों का बंटवारा कर देगा। तो अगर हम चाह भी जाएं तो भी वो नहीं हमारे लोग कर सकते हैं। जनसुराज के पास जब अपने 12,000 से ज़्यादा उम्मीदवार हैं सीटों पर, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो इस विचार को, इस प्रयास को 2 बरस में किसी एक दल को इतना बड़ा स्वरूप लेते हुए कम से कम बिहार में तो किसी ने नहीं देखा है। और ये कोई प्रशांत किशोर के अकेले ताकत से थोड़ी हुआ है, हजारों लोग रात दिन लगे हुए हैं जनसुराज की बात को घर घर पहुंचाने में। अब अगर मैं कोई आदमी अक्टूबर में आएगा, सितंबर में आएगा और कहेगा कि हमको टिकट दे दीजिए, और मान लीजिए कि वो जायज़ व्यक्ति भी है, तो अगर मैं दल उसको टिकट दे दे, तब तो भाई जो जिस व्यक्ति ने 3 साल मेहनत किया, जब मेरे साथ कोई नहीं खड़ा था, जब जनसुराज एक छोटा पौधा था, जिसने इसको सींचा, जिसने पानी दिया, जिसने खाद दिया, उसको हटाकर मैं किसी ऐसे आदमी को दे दूंगा जो कि अब सिर्फ फल खाने आया है, तो हमसे बड़ा धोखाबाज कोई आदमी नहीं होगा। ये तो हो ही नहीं सकता है। पहले दिन से प्रशांत आपकी कवायद ये रही है कि आप तीसरे विकल्प के रूप में बिहार में खड़ा हो सकें, और जिसके इसी चलते आप देखते हैं कि आप दोनों पर हमलावर रहते हैं, चाहे वो नीतीश हो, बीजेपी हो, या फिर तेजस्वी यादव। तो वो जो आपका टारगेट था कि तीसरे विकल्प के रूप में लोगों के बीच में इस्टेब्लिश करना जनसुराज को, वो आप अचीव कर पाए हैं अभी तक? आपको लगता है कि नहीं भाई, आप लोग देख लीजिए अचीव कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं। ये आकलन हमारा नहीं, हमारा आकलन जो है वो फंडामेंटल ये है कि बिहार में 60% से ज़्यादा लोग, 60% से, जब मैं आया था तो मैंने सर्वे कराया था, उस समय 40 से 50% लोग बदलाव चाहते थे। आज वो आंकड़ा बढ़ के 60% से ऊपर हो गया है। 60% से ज़्यादा लोग बदलाव चाहते हैं, वो चाहे किसी वर्ग के हों, किसी दल के हों, किसी क्षेत्र के हों, किसी धर्म के हों, चाहे किसी दल के समर्थक हों। 60%, टू बी प्रिसाइज, लास्ट डेटा मेरे पास जो आया है, 62% लोग बिहार में बदलाव चाहते हैं। ये इसका मतलब मेरा सर्वे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो 62% आदमी जनसुराज को वोट देना चाहता है। वो जनसुराज को वोट देना चाहे न चाहिए, बदलाव तो हर व्यक्ति चाहता है। अब उसके सामने अगले 3 महीने में विकल्प है, एक रास्ता है। 30-35 वर्षों से उसके पास विकल्प नहीं था। राजद से उसकी मोह भंग होता था तो नीतीश भाजपा के पास जाता था, भाजपा से उसको डर लगता था तो लालू के पास जाता था। अब पहली बार बिहार के उन लोगों को, खासकर जो बदलाव चाहते हैं, उनके पास एक विकल्प है। सही है, गलत है, विश्वसनीय है, नहीं है, ये आकलन उनको करना है, लेकिन उनके पास एक विकल्प है, राज्यव्यापी विकल्प उनके पास है। अब अगले 2 महीना में तय हो जाएगा कि बदलाव चाहने वाले 60% से ज़्यादा लोग किसको वोट देना चाहते हैं। क्या वो उन्हीं मरे पिटे लोगों को फिर से वापस वोट देंगे, उन पर भरोसा करेंगे, या फिर वो नया विकल्प बनाएंगे। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये तो मैं आपको लिख के दे देता हूं। नवंबर के बाद नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। मुख्यमंत्री तो नया ही बनेगा। मुख्यमंत्री भाजपा का होगा। कैसे होगा? भाजपा को मिल गया सीट। अरे भाई, आप लोग, भाजपा लड़ रही है 100 सीट और उसको 120 सीट आ जाएगा, तो कैसे संभव? तो आप क्या देखते हैं इसमें अगर नीतीश कुमार? मैं ये देखता हूं कि बदलाव निश्चित है। नीतीश कुमार नवंबर के बाद मुख्यमंत्री नहीं होंगे। बदलाव की इच्छा रखने वाले लोग, उनको यह तय करना है कि वो जनसुराज जैसे नए विकल्प को चुनते हैं कि फिर पिटे पिटाए अपनी पुरानी व्यवस्था में जाना चाहते हैं। आप बार बार 60% की, अच्छा पहले नीतीश कुमार की आप जब बात कर रहे थे, तो अगर नीतीश कुमार नहीं, तो आपको क्या लगता है कि भाजपा जेडीयू को इस बार मुख्यमंत्री बनने नहीं देगी और अपने कैंडिडेट? देखिए, आप भाजपा को, क्योंकि बड़ा ही भाजपा को जो लोग भी भाजपा के नेतृत्व, उनकी कार्यशैली को जानते समझते हैं, उनको मालूम है। आप तो बहुत अच्छे नहीं, तो मैं इसीलिए कह रहा हूं ना कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। भाई, नीतीश कुमार को बस एक, जब आपको, हमको, पूरे बिहार को ये पता है कि नीतीश कुमार की शारीरिक मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो कोई भी कार्य संपादित कर सके। जो व्यक्ति मंच पर बैठ के बगल में बैठे हुए प्रधानमंत्री का नाम भूल जा रहा है,
जो व्यक्ति राष्ट्रगान चल रहा है उसको ये पता नहीं चल रहा है कि राष्ट्रगान बज रहा है कि कव्वाली बज रही है, जो व्यक्ति पिछले 1 साल से मीडिया से मुखातिब नहीं हुआ है, जो व्यक्ति अपनी चिंता नहीं कर पा रहा है, वो बिहार की चिंता कैसे करेगा। और अगर ये बात हमको आपको पता है, पूरे बिहार को पता है, तो ये कैसे संभव है कि मोदी जी और अमित शाह को नहीं पता है। इसके बावजूद उन्होंने नीतीश कुमार को सामने क्यों रखा है? इसलिए रखा है कि किसी तरह ढांक तोप के, जिसको हम लोग कहते हैं भोजपुरी में, चुनाव निकाल लो, उसके बाद जो होगा हम लोग अपना नया बनाएंगे। अब आप कहेंगे कि अभी क्यों नहीं हटा दे रहे हैं? अभी इसलिए नहीं हटा रहे हैं कि भाजपा को अकेले बिहार में चुनाव लड़ने का ना उनकी तैयारी है, ना उनका कॉन्फिडेंस है, और ना कभी वो जीवन में यहाँ भाजपा अकेले चुनाव लड़ी है। तो किसी के साथ ही लड़ना है तो नीतीश कुमार को ढो रहे हैं साथ में। बट आप तो सभी परिस्थितियों को अच्छे से समझते हैं, तो अगर नीतीश कुमार नहीं तो क्या आप जदयू के किसी चेहरे को देखते हैं मुख्यमंत्री के तौर पे, या भाजपा का मुख्यमंत्री जदयू होगा? को मैंने पहले कहा है, वो लिख लीजिए, जदयू को 25 से भी कम सीट आ रहा है। जदयू एज ए दल को अगर 25 से ज़्यादा सीट आ जाए तो आप हमको आकर पूछ लीजिएगा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। क्या बात करते हैं? जदयू को अपने दम पर 25 सीट नहीं आने जा रहा है। जदयू तो चुनाव के बाद दल के तौर पर उसका एग्जिस्टेंस ही सवाल में रहेगा। भाई भाजपा वाले तो खाली ये सोच रहे हैं कि ये कोलिशन बना रहे, 10, 15, 20 जो भी विधायक उधर से आ जाए। जदयू को किसी भी सर्वे में 25 सीट, आप देखिए नीतीश कुमार का कल परसों कोई रेटिंग आया है, 60% अप्रूवल वाला मुख्यमंत्री का रेटिंग घटते घटते अभी 16-17 पर आ गया है। जदयू का ना काडर है, ना नीचे लोग हैं, ना नीतीश, उनके पास एक ही पूंजी थी, नीतीश कुमार, वो भी गड़बड़ हो गई। और जब वही खत्म हो गई तो फिर अब क्या बचा? कौन देगा जदयू को वोट? जदयू को 25 से नीचे आएगा, ये प्रशांत किशोर बोल रहे हैं। भाजपा जो है, आपका कहना है कि वो उतनी सीटें नहीं ला पाएंगी, तो आप मुख्यमंत्री आखिर बना किसको रहे हैं? क्या तेजस्वी को आप मुख्यमंत्री? बिल्कुल नहीं, बिहार में जनसुराज का मुख्यमंत्री बनेगा, और आप इसको देख लीजिए। तो मैं क्या बिहार के अगले मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ? नहीं, ये मैं नहीं कह सकता। नहीं, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री के रेस में नहीं हूँ, मैं मुख्यमंत्री बनने नहीं। अगर पार्टी डिसाइड करती है तो नहीं, मैं मुख्यमंत्री बनने नहीं आया हूँ यहाँ। मैं बिहार में व्यवस्था बदलने आया हूं, और ऑलरेडी उसकी शुरुआत हो चुकी है। आप देखिए, आपने बड़ी बात बोली, जन स्वराज का मुख्यमंत्री होगा। बड़ी बात, बिल्कुल लिख लीजिए, जन स्वराज का ही मुख्यमंत्री होगा। मतलब होगा, आप समझिए। आप ये कह रहे हैं कि 60% लोग बदलाव चाहते हैं, और वो जाकर तेजस्वी यादव को वोट दे देंगे, जिनके 15 साल 18 साल के शासन ने बिहार को इस गर्त में पहुंचाया है। अगर जन स्वराज का मुख्यमंत्री होगा तो आपसे बड़ा चेहरा नहीं, बड़ा छोटा क्या होता है? अरे आप संरक्षक नहीं, आप पार्टी के। भाई बड़ा छोटा कुछ नहीं है, सर्वे सर्वा भी नहीं है। जिसको भी जनता चुनेगी वो बनेगा, वो अलग बात है। बिहार में बदलाव निश्चित है। आप मेरे साथ एक दिन चलिए यात्रा पर, और रैंडम किसी 100 लोगों से मिलिए और पूछिए कि भाई तुमको क्या चाहिए। अगर उसमें से 80 आदमी, 60-70 आदमी न कहे कि हमको भैया बदलाव चाहिए, तो हमको बता दीजिएगा। हम तो 60 बता रहे हैं कंजर्वेटिव बेसिस पे, 62%। आप रैंडम कहीं चल के पूछ लीजिए। अभी मैं आज जा रहा हूं नालंदा, बदलाव नीतीश कुमार के गृह जिले में जा रहा हूं। आज तक इस जिले में कोई जीत नहीं पाया है। मैं हरनौत गया, आपने देखा क्या हुआ। मैं कल्याण बिघा गया, आपने देखा क्या हुआ। मैं बिहार शरीफ गया, लोगों ने देखा क्या हुआ। और आज फिर जा रहे हैं नालंदा में, एक तरफा जदयू हार रही है। नहीं, बदलाव चाहिए, ये बात मान गया आपकी मैं। 62% लोग बदलाव चाहिए, तो जन स्वराज के पक्ष में वो बदलाव आएगा। हाँ, ये हम ये नहीं कह रहे, हम वो बात दावा नहीं करते जो सच्चाई हम जानते नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि 62% लोग बदलाव चाहते हैं। अब उनके सामने ये विकल्प है कि जो बदलाव चाहने वाले लोग, हम लोग को इतना ही देखना है कि क्या वो वापस वही भाजपा, वही राजद, वही जदयू के साथ टिके रहेंगे, या बदलाव की इच्छा रखने वाले नए दल के साथ, नए विकल्प के साथ जाएंगे। बार बार मैं जब बोल रहा हूं कि भाई जन स्वराज के मुख्यमंत्री से मैं बात कर रहा हूं, तो आप उसको डिनाई कर रहे हैं। तो आप ये बोल रहे हैं क्या कि आप कभी नहीं बनेंगे? क्योंकि जन स्वराज प्रशांत किशोर के पिताजी की, प्रशांत किशोर की पार्टी नहीं है। ये बिहार के 1 करोड़ लोग अभी आज जन स्वराज में, या तो आप रेस में होंगे या नहीं होंगे। आप ये बोल दीजिए कि हम बनेंगे ही नहीं कभी। बिल्कुल नहीं, आप ये बोल दीजिए कि बिल्कुल रेस में नहीं है, बिल्कुल रेस में नहीं। आप बताइए, आप बोल दीजिए कि नहीं बनेंगे हम। क्या जन स्वराज का अध्यक्ष प्रशांत किशोर बने? लोगों ने कहा कि जब पार्टी बनेगी तो बनेंगे यही। जब राज्य का अध्यक्ष बन गया तो लोगों ने कहा अरे तो राज्य का अध्यक्ष बनाए हैं, नेशनल प्रेसिडेंट तो खुद ही बनेंगे। नेशनल प्रेसिडेंट क्या प्रशांत किशोर बने? क्या आप सुनिए, किंग में करें आप? नहीं, क्या आप अक्टूबर से पहले कोई बिहार में ये स्पेकुलेट कर सकता था कि मनोज भारती करके कोई व्यक्ति इसका लीडर बनेगा? क्या कोई कह सकता था कि
उदय जी आकर इसका राष्ट्रीय नेतृत्व संभालेंगे। तो आगे चलने दीजिए। हमारा काम है जनता को समझाना, हमारा काम है जनता को सही रास्ता बताना, जो मेरी समझ है। तो आप किंग मेकर है, वही तो बोल रहा हूं मैं। अब जो भी, हाँ बिल्कुल किंग मेकर हैं। बिहार की जनता को, बिहार के बच्चों को राजा बनाने का ये अभियान है, बिहार के बच्चों को गरीबी से निकालने का ये अभियान है, बिहार के बच्चे पीठ पर बोड़ा न धोएं उसका अभियान है, और उसमें मैं सफल आप रहूंगा। राजा खुद कभी नहीं बनेंगे। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं उसमें, मेरी उसमें कोई दिलचस्पी आप नहीं ये- है। आप ये- अरे भाई आप तो पत्रकार आप थे, ये अनाउंस कर रहे हैं कि आप कभी नहीं सुनिए ना भाई। अरे हम यहाँ पर आए थे, यहाँ पर हमने नीतीश कुमार को जितवाया था कि नहीं? आप बताइए जो पत्रकार, हम विटनेस हैं। कि विटनेस है ना। अगर हम चाहते, उस समय तो तेजस्वी यादव कहीं नहीं थे, उस समय तो कहीं लालू जी के लड़के नहीं थे। नीतीश कुमार से अगर हम चाहते कोई पद लेना, तो क्या नीतीश कुमार हमको मना करते? नहीं, बिल्कुल। पूरी कैबिनेट जो बनी है हमारे बिना सहमति के नहीं बनी है। तो अगर मुझे किसी पद का लालच होता, कभी आप बता दीजिए, आप बिहार में रहते हैं, कि मैंने कभी कोई सरकारी बंगला लिया हो, कोई एक सरकार की गाड़ी ली हो, कोई एक हवलदार सिपाही लिया हो? आज तक नहीं लिया। किसी भी परिस्थिति में सरकार के, बिहार सरकार के 1 रुपये का भी कहीं उपयोग अगर किया हो तो आप बता दीजिए। हम यहाँ आके काम कर रहे हैं तो भी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में रहते हैं, सरकारी बंगले में नहीं जाते हैं। और हमारे पास ये सुविधा थी, हमारे पास ये अवसर था। जो छोटा मुखिया हो जाता है वो 2 गनमैन लेकर पंजाब में लिया था आपने? कभी नहीं लिया। कोई सरकारी व्यवस्था आज तक नहीं। आपको पद मिला था? नीतीश कुमार ने भी यहाँ कैबिनेट में जगह दी थी, लेकिन हमने उसको कभी उस पद को स्वीकार ही नहीं किया। न ही मैंने पंजाब में कोई स्वीकार किया। तो जहाँ पर भी आप जिताइएगा वहाँ पर लोग बहुत बड़े बड़े पद देते हैं, हमारी वो कभी इच्छा ही नहीं है। तो और ये आप आगे की पूछ रहे हैं। आप बताइए कि 2015 में तो हम चुनाव जीते थे, सरकार हमारे सहयोग से बनी थी, हमारे कहने पर, हमारे कहने स्वीकारिता के बाद ही लोग मंत्री और बड़े बड़े पद पर गए थे। क्या हमने कोई पद लिया था? नहीं लिया था। तो हम लोग वो लोग नहीं है जो कि पद के लिए मारे जा रहे हैं। जितना पद के बाद पैसा, सुविधा, साधन, ऐश्वर्य, शोहरत हो सकती है, भगवान, कोई अहंकार नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा से उससे बहुत ज़्यादा हमको पहले से है, मिला हुआ है। उस चीज़ के लिए यहाँ नहीं आए हैं, इस चीज़ के लिए आए हैं कि अगर इस धरती से उठकर कुछ पा गए हैं तो बिहार के लोगों के लिए कुछ कर पाए, बिहार सुधरे, बिहारी होना गर्व का बात बने, बिहारी कह के कोई गाली ना दे बिहार के बच्चों को, बिहार भी कभी शिक्षा और रोजगार का केंद्र बने। इस सपने, इस संकल्प से आए हैं। मंत्री बनना है, बालू का कॉन्ट्रैक्ट लेना है, ठेका कमाना है, पैसा कमाना है, ये सब कोई कभी इच्छा ही नहीं रही। बट इसी बिहार की सच्चाई है प्रशांत, जातीय एक सच्चाई है यहाँ पे। और खासकर चुनाव के समय तो बहुत, अब हमने अभी देखा हाल में रेणु कुशवाहा को राजद ने अपने खेमे में शामिल किया, तो एक तरह से जातीय चौसर जो है वो अपने सही कर रहे हैं। अच्छा मेरे भाई, आप जो उदाहरण दे रहे हैं, आप किसी कुशवाहा पर, अगर आप ही की बात को मान लें, हम 2 बरस से कह रहे हैं कि इस बात में दम नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए मान लीजिए आप ही की बात को, तो क्या रेणु कुशवाहा या फॉर दैट मैटर कोई भी कुशवाहा के राजद ज्वाइन करने से क्या पूरे बिहार में कुशवाहा राजद को वोट दे देंगे? कोई देगा? थोड़ा माहौल तो कोई देगा? थोड़ा माहौल में पहले भी माहौल भाई, तो खाली तो यानी आप राजनीति सिर्फ माहौल बनाने के लिए, मैसेजिंग के लिए कर रहे हैं। हमारे लिए राजनीति माहौल बनाने का विषय नहीं है, हमारे लिए राजनीति एमएलए एमपी बनना भी नहीं है। हमारे लिए राजनीति समाज की आवाज़ बनना है, समाज की मदद करना है, समाज को एक नई धारा, नई दिशा देना है। आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप अभी जनसुराज कुछ भी नहीं है, हमारा एक भी विधायक नहीं है, एक भी सांसद नहीं है, लेकिन 3 बरस से जनसुराज ने एक स्वर से खाली बात उठाई थी कि गरीबों को, वृद्धों को 400 रुपया पेंशन भीख से भी बदतर है। आप भी पत्रकारिता यहाँ कर रहे हैं, पिछले 12-15 साल से लोगों को 400 रुपया ही पेंशन मिल रहा है, दिव्यांग को, वृद्ध को, महिला को। 1100। सुनिए, इस बात को ध्यान से सुनिए कि क्या लोकतंत्र में जनसुराज जैसे दलों का या लोगों के जगने का, खड़े होने का क्या असर है। जिस नीतीश कुमार की एनडीए की सरकार ने, और इस बीच में महागठबंधन की भी सरकार रही, 400 को 410 नहीं किया, जनसुराज की यह ताकत है कि वो आज पेंशन बढ़कर 1100 हुआ है, क्योंकि हमने कहा है कि छठ के बाद सबका 2000 होना चाहिए। हम जीते या न जीते, आए या न आए, बिहार में जनसुराज की ताकत, जनसुराज लोगों की आवाज़ बनकर उभरा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। आज कहीं भी कोई रेप की घटना होती है, कहीं कोई दुर्घटना होती है, किसी पर अन्याय होता है, तो वो एनडीए को फ़ोन करे न करे, राजद को फ़ोन करे न करे, सबसे पहले जनसुराज को फ़ोन करता है
प्रशांत किशोर को फ़ोन करता है कि उसको मालूम है कि ये आदमी बिना डरे हुए बात को उठाएगा। आज जब आपके साथ में बैठा हुआ हूँ, मैं गवर्नर के पास 5 उन महिलाओं के साथ जाने वाला था जिनके बच्चियों के साथ रेप हुआ और जिनकी मृत्यु हो गई, और बिहार सरकार इतना बड़ा अन्याय कर रही है उनके साथ। ट्रायल होगा, अरेस्ट होगा, सब छोड़िए, आप लोग भी बात नहीं उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का 2021 में ये रूलिंग है कि रेप डेथ एंड रेप के केस में, रेप एंड डेथ के केस में कम से कम 10 लाख रुपए का हर्जाना देना है। ज़्यादातर मुझे जहाँ तक जानकारी है, हर केस में सिर्फ सरकार ने 4-4.5 लाख रुपया ही दिया है अभी तक, और ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का वायलेशन है। और इसके लिए मैं, गवर्नर ने आज मुझे टाइम दिया था, अभी वो शायद उनको कोई व्यवस्था आ गई, उसकी वजह से वो नहीं मिल पाए हैं, फिर अभी मिलूंगा उनसे। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई कानूनी लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई चलती रहेगी। जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2021 में, मुझे अगर नाम ध्यान है, निपुला वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव दे दिया कि गैंग रेप में 5 लाख और सिंगल रेप केस में 4 लाख, अगर डेथ है तो 5 लाख एक्स्ट्रा, डबल होना चाहिए, ये रूल है। और अभी पिछले 2 महीने में 5 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें माइनर, अब तक किसी ने उठाया नहीं? किसी ने नहीं उठाया। आपने उठाया तो बताइए। नहीं, मैंने भी नहीं उठाया। आप बताइए। अरे भाई, पूर्णी में हुआ डेथ, गैंग रेप डेथ हुआ पीएमसीएच में, नानपुरा सीतामढ़ी में हुआ है, बेतिया में हुआ है, गया में हुआ है और भोजपुर में हुआ है। 5 रेप केस जिसमें बच्चियों की डेथ हुई है, और सरकार ने उनको कॉम्पनसेशन भी नहीं दिया, कुछ केसेस में 4 लाख रुपए दिया है। इसकी जानकारी नहीं है लोगों को। यही काम है जनसुराज का। राजनीति सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं है। क्या आप बताइए, उन जिनके साथ इतनी विभत्स घटनाएं हो गई, उसके साथ तो जो हुआ, लोग, पुलिस क्या अरेस्ट कर लिया, काम खत्म हो गया। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट का लॉ है कि अगर गैंग रेप है तो मिनिमम 5 लाख आपको कंपनसेशन देना है, सिंगल केस है रेप का 4 लाख देना है, अगर डेथ हो गया तो यू हैव टू ऐड दैट 100%। गवर्नर से क्यों मिल रहा है? मुख्यमंत्री से मिलिए इसके लिए। मुख्यमंत्री तो अचेतावस्था में है, मुख्यमंत्री तो मिलेगा ही नहीं वो आदमी। उनके बाकी लोग जो हैं, किससे मिले बताइए? तो सब तो उगाही में लगा हुआ है, सब तो करप्ट ठेकेदारी वाला नेता, किससे मिलिएगा बताइए? दिलीप जायसवाल से मिलूं जो खुद कॉलेज कब्जा किया हुआ है? किससे मिलूं? आप बताइए, हम उसी से मिल लेते हैं। अरे जो सरकार चला रहा है, मान लीजिए कौन चला रहा है, बताइए कौन चला रहा है? आप बता दीजिए कौन चला रहा है, आप बता दीजिए कि कौन चला रहा है, उसी से मिल लेते हैं। जानते तो सबको। अरे भाई, आप बता दीजिए कि ये आदमी चला रहे हैं, उनसे मिलने से हो जाएगा। हमको कोई मिलने में दिक्कत नहीं है। हम तो आज गवर्नर से इसलिए मिल रहे थे। नाम तो मैं आपके मुंह से सुना। नहीं, मैं गवर्नर से उन 5 महिलाओं के साथ मिलना चाह रहा था कि आप कुछ मत कीजिए, लेकिन गवर्नर होने के नाते आपका इतना तो जरूर है अधिकार कि जो सुप्रीम कोर्ट का रूल है उतना कॉम्पनसेशन तो दिलवा दीजिए इन महिलाओं को। तो इनके बच्चियों के साथ 11 नानपुर में, ये मुसलमानों की राजनीति करते हैं ये राजद वाले, नानपुर में 11 साल की एक मुस्लिम बच्ची के साथ रेप हुआ, उसको गला दबा के मार दिया गया, गैंग रेप हुआ है, और उसको 1 रुपया नहीं मिला है। आई मुसलमान की राजनीति करता है ये सब। अरे थोड़ा तो शर्म करो यार, राजनीति करने के लिए तो सैकड़ों मुद्दे हैं। कहाँ है तेजस्वी यादव, कहाँ छात्र संसद कर रहा है? 11 साल की बच्ची, मुस्लिम बच्ची के साथ वहां नानपुर में रेप हुआ है। कुर्नी में ये लोग कहते हैं कि पासवान के नेता हैं, बताइए चिराग पासवान कहाँ हैं जब कुर्नी की उस बच्ची के साथ रेप हुआ, उसका डेथ हुआ? अरे आप नहीं बचा सके, कम से कम उसको कॉम्पनसेशन तो दिलवा दो भाई, उसको पैसा तक नहीं मिला है। क्या बात करेंगे ये लोग? राजनीति सिर्फ खाली चुनाव ही है, सिर्फ चुनाव ही होता रहे, एमएलए बनता रहे, एमपी बनता रहे, तो एमएलए एमपी तो कोई ना कोई बनेगा। आपका जो प्रेजेंट सरकार है उस पर से विश्वास ही लगता है कि उठ गया आप जिस। अरे भाई आप बताइए ना, आप अगर हमारा किसका विश्वास नहीं उठ गया है आप बताइए? मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग दे रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतना मिनिमम पैसा आपको देना ही देना है। क्या बिहार सरकार के पास 1 लाख रुपया नहीं है, 10 लाख रुपया नहीं उन बच्ची के परिवारों को देने के लिए? क्या आप बताइए, नानपुर में कोई गया, कोई कुर्नी में कोई मंत्री गया क्या? सिकटा मैना टार में जिस बच्ची लॉ एंड ऑर्डर पे लगातार सवाल उठा भी रहे हैं। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर का मामला कहाँ है भाई? ये तो आप बताइए कितने शर्म की बात है। एक निर्भया का केस हुआ, पूरे देश में हंगामा हुआ। एक कठुआ का केस हुआ, प्रधानमंत्री को बयान देना पड़ा। वही निर्भया, वही कठुआ में जो माइनर के साथ रेप हुआ था कश्मीर में, उससे विभत्स घटना हुई है नानपुरा में, उससे विभत्स घटना हुई है कुर्नी में,
उससे विभत्स घटना हुई है सिकटा मैनाटार बेतिया में, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है कि कौन सा अधिकारी सस्पेंड हुआ, बताइए आप। कोई एसपी, कोई एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, कोई डीआईजी, आईजी, किस पर कार्रवाई हुई? अरे सरकार कहां कंबल आपने इस पर आंदोलन क्यों नहीं किया? आपने कर रहे हैं शुरू हमारे लोग गए थे मंगल पांडे को घेरने, पूरे दिन उनको सरकार ने अरेस्ट किया। आज मैं खुद गवर्नर से मिलने जा रहा था उनसे, सबको लेके बताता, मैं आपको दिखाता हूं। 9:30 बजे, 9:40 का उन्होंने टाइम दिया, बाद में कैंसिल हुआ वो। 9:40 का टाइम दिया है। और मैं महामहिम से अब मैं जानना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कह सकता हूं कि उन्होंने किस दबाव में कैंसिल किया है, लेकिन मैं मिलूंगा। आज नहीं समय देंगे, कल देंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि 4 दिन के बाद भी कॉम्पनसेशन नहीं मिलना है। और अगर मेरे हल्ला करने से उसको कॉम्पनसेशन मिल जाए तो मुझे इस पर कोई आंदोलन, राजनीति नहीं करनी है। उन परिवारों को कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट ने लॉ, जो रूल पास किया है, कम से कम उतना तो करो यार। ये बेसिक है, ये तो बेसिक है, और इस मुद्दे पर तो कोई भी आपके साथ खड़ा रहेगा। और ये लोग नहीं करेंगे, गवर्नर नहीं मिलेंगे तो पब्लिक में जाके बैठेंगे। इन 5 सारी महिलाएं तैयार हैं जिनकी बच्चियों के साथ रेप हुआ, उनकी मृत्यु हो गई, उनकी हत्या कर दी गई, तुम उसको बचा नहीं सके, उस बच्ची को बचा नहीं सके, तुम उसके मरने के बाद उसका कंपनसेशन खा रहे हो, इतने बड़े चोर हो। इन लोगों को शर्म आना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। किस बात के गवर्नर, किस बात के मुख्यमंत्री, किस बात का अधिकारी तुम बने हो भाई? बिल्कुल, अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो ये भी नहीं कर सकते हो तो तुम्हारे वहां बने रहने का क्या फायदा? हमारे प्रशांत किशोर की राजनीति करने का क्या फायदा है? हम ऐसी राजनीति नहीं करना चाहते हैं जहां मैं मानवीय संवेदनाओं से विहीन हो जाऊं। ये मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूं। ये बिल्कुल प्रशांत, इस पर सब लोग आपके साथ भी रहेंगे। ये बिहार की राजनीति में एक नया शगुफा छोड़ दिया है चिराग पासवान ने। चिराग पासवान जो है वो बोल रहे हैं कि अब हम आएंगे। नहीं, इसमें क्या शगुफा है? वो ये कह रहे हैं कि हम बिहार से चुनाव लड़ेंगे। तो मेरे भाई, बिहार से तो चुनाव जीवन भर चिराग पासवान लड़ते रहे। नहीं, वो विधानसभा का चुनाव नहीं। हाँ, तो भाई एमपी का से क्या पद से इस्तीफा दे दिया? क्या कैबिनेट का पद छोड़ दिया? अगर चिराग जी कैबिनेट का पद छोड़कर बिहार में चुनाव लड़ें तो बिल्कुल वो नई खबर होगी, उस पर चर्चा भी होनी चाहिए। सॉफ्ट माने जाते हैं। नहीं, पर सॉफ्ट और हार्ड की बात नहीं है। चिराग मेरे मित्र हैं, पुराने मित्र हैं, लेकिन उनकी राजनीति अलग है, मेरी राजनीति अलग है। जो सही है वो सही, गलत है वो गलत। चिराग को पसंद मैं इसलिए करता हूं कि वो कम से कम बिहार के ट्रेडिशनल गिरे हुए जाति की राजनीति करने वाले लोगों में नहीं है। इसलिए मैं पसंद करता हूं कि भाई जाति, खाली समाज को जाति में बांट के राजनीति नहीं करता है वो आदमी। जिस बात का मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, जिस बात से मैं एग्री नहीं कर रहा हूं कि जब वो कहते हैं कि मैं बिहार में आके राजनीति करूंगा, तो मैं ऐसा समझता हूं कि आपको लोग सीरियसली तब लेंगे जब आप दिल्ली के पद से छोड़ दीजिए, कैबिनेट छोड़ दीजिए और बिहार में आके राजनीति कीजिए। बिल्कुल आपका स्वागत होगा। तो छोड़ देंगे नहीं? कैसे? तब तो फिर तो आपको कौन सीरियसली लेगा? अगर मान लीजिए कि जो काम मैं करता था पहले, वो करते हुए मैं आकर बिहार में आके राजनीति शुरू करता तो कोई सीरियसली लेता है? आज सीरियसली लोग ये इसलिए ले रहे हैं ना कि भाई प्रशांत किशोर ने अपना सब काम धाम, परिवार, घर छोड़कर बिहार में बैठे हुए हैं, तब तो लोग आपको सीरियसली लेंगे। कल जो है वक्फ बोर्ड वाला जो बिल है उस पर कल प्रोटेस्ट है, आपकी जानकारी होगी। कल स्टेट वाइड प्रोटेस्ट है इस पर, और काफ़ी ये मामला अब गर्म होता जा रहा है, और जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है और ज़्यादा गर्म हो रहा है। आपका इस पर क्या स्टैंड है? क्योंकि आपने उसका मैं सवाल खाली कंप्लीट कर लूँ, आपने जो स्टैंड लिया था उस पर आप पर माइनॉरिटी अपीजमेंट का भी चार्ज लगा था। लोग देखिए, वक्फ पे हमने क्या बोला है उसको जाकर सुन लीजिए। हमने ये कहा कि वक्फ के कानून में जो सुधार किया जा रहा है या संशोधन सरकार ने किया है, पहली बात कि उसके लिए नीतीश कुमार जैसे नेता बहुत बड़े दोषी हैं, क्योंकि इनके सहयोग से वो कानून बनाया गया। दूसरी बात, जो संशोधन हुआ वो सही है गलत है, उस पर वाद विवाद टीका टिप्पणी हो सकती है, लेकिन उसका विरोध इसलिए होना चाहिए कि ये जब देश बना तो कुछ बेसिक बातों पर एक तरह से समाज और संविधान में सहमति बनाई गई। उन बेसिक प्रावधानों में अगर कोई आप परिवर्तन कर रहे हैं, जैसे आप 370 में परिवर्तन किए, या आप कॉमन सिविल कोड में परिवर्तन कर रहे हैं, या आप वोटिंग राइट में, वोटिंग का एज का में परिवर्तन करेंगे, कुछ जो फंडामेंटल चीज़ें हैं उसमें अगर आप परिवर्तन करते हैं तो उस परिवर्तन से प्रभावित होने वाले समाज के वर्गों को आपको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। अब ये जो संशोधन बिल सरकार ने लाया है, कानून बना दिया, अब तो इसके वजह से माइनॉरिटी का एक बहुत बड़ा वर्ग अपने आप को डरा हुआ महसूस कर रहा है या इससे प्रभावित है। उनको कॉन्फिडेंस में लिए बगैर अगर आप ये कानून बना रहे हैं तो ये गलत है। मैंने वो एक एग्जाम्पल भी दिया कि आप माइनॉरिटी की बात छोड़िए, सरकार किसानों के लिए बिल लेकर आई, लेकिन किसानों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया तो किसानों ने आंदोलन किया। वो तो जाति धर्म की बात नहीं थी, और उस आंदोलन की वजह से सरकार को कानून वापस लेना पड़ा।
तो जब भी आप इस तरह के कोई कानून बनाएंगे जिससे जो प्री एस्टेब्लिश्ड जो पैटर्न है उसको आप चेंज कर रहे हैं, तो जो वर्ग उससे प्रभावित हो रहा है उससे उसको कॉन्फिडेंस में लिए बगैर वो परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। ये बात मैंने कही। तो ये लंबी प्रक्रिया है जिसमें कि परिवर्तन उनको कॉन्फिडेंस में नहीं, वो तो ऑलरेडी उन्होंने बना दिया कानून, ये गलत किया। आप कानून बना दिया उसके बाद अब क्या कॉन्फिडेंस में लीजिएगा? आपको कानून बनाने से पहले लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, इसलिए उसका विरोध होना चाहिए। भाई जो प्रॉमिस कर रहे हैं, हम कोई प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं, पूरा रास्ता बता रहे हैं, पूरा विजन, पूरा कैसे उस चीज़ को किया जाएगा उसको समझा रहे हैं। 3 फंडामेंटल बात कही जा रही है कि 0 से 15 साल के उम्र के हर बच्चे के लिए इतनी अच्छी शिक्षा की व्यवस्था 5 वर्ष में बना दी जाए ताकि आगे चलकर वो व्यवस्था पर बोझ न बने। 15 से 50 साल के उम्र के लोगों को जिनको वापस ले जाकर पढ़ाया नहीं जा सकता है, उनके हाथ में सस्ते दर पर पूंजी उपलब्ध कराया जाए ताकि वो स्वरोजगार कर सकें, अपने पैर पर खड़ा हो सकें। और 60 साल से ऊपर के उम्र के लोग जो ना अब पढ़ सकते हैं ना रोजगार कर सकते हैं, उनको कम से कम 2000-2500 रुपया दिया जाए महीना का, ताकि वो एक डिग्निफाइड लाइफ जी सके। जन सुराज की 3 शब्द में अगर जो 3 फंडामेंटल पिलर हैं वो ये हैं। समाज आर्थिक नज़रिए से, सामाजिक नज़रिए से हम लोग समतामूलक समाज की बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ये कह रहे हैं कि समाज के सभी वर्गों को राजनीतिक भागीदारी और अभी जो आरक्षण की व्यवस्था चल रही है इसके साथ साथ शिक्षा, पूंजी और जमीन में भी उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, तभी समाज में एक समतामूलक समाज का निर्माण हो सकेगा।